यूट्यूब के ट्रेडर्स की लॉबी दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक जो दुबई रह के फॉरेक्स ब्रोकर्स को प्रमोट कर रहे हैं, दूसरे जो इंडिया में है वो एफआईयू रजिस्टर्ड इंडियन ब्रोकर्स को प्रमोट कर रहे हैं। और हद तो तब हो गई है कि जितने लोग दुबई जाके शिफ्ट हो गए हैं वो अपने ही अलग अलग ब्रोकर्स निकाल करके उनको प्रमोट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यही बेस्ट है, और अगर आप इसके अलावा कहीं और ट्रेड करते हैं तो वो बेकार है। लेकिन मेरे भाई, इनको घंटा नहीं परवाह है आपका एज ए ट्रेडर, आपके नीड्स क्या हैं, आपके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है, इस बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंशुमन त्रिपाठी और आज के इस मेगा कंपैरिजन वीडियो में मैं आपके सारे ही डाउट्स क्लियर करने वाला हूं, जिससे आप खुद अपने लिए डिसाइड कर पाएंगे कि आपके नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं इसमें कंपेयर करने वाला हूं टोटल 5 पॉइंट्स को। सबसे पहले मैं इंडिविजुअली कंपेयर करूंगा एफआईयू रजिस्टर्ड ब्रोकर्स और फॉरेक्स ब्रोकर्स के ब्रोकरेजेस को। दूसरा मैं कंपेयर करने वाला हूं ईज ऑफ डिपॉजिट एंड विड्रॉल दोनों ही ब्रोकर्स में। और तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे जो आजकल कुछ ज्यादा ही चल रहा है कि क्या हमें एफआईयू या फॉरेक्स ब्रोकर यूज करने से हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। और जो फोर्थ पॉइंट रहने वाला है वो रहने वाला है कि इनके रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसेस क्या क्या है। और पांचवें पॉइंट में हम बात करेंगे इनकी लीगैलिटी और ट्रस्ट के बारे में। तो वीडियो पूरा देखना, कोई भी पार्ट मिस मत करना, वरना फिर तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ एक्सप्लेन की है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे ब्रोकरेज से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि कौन सा ऐसा ब्रोकर है जिसमें सबसे कम फीस, ट्रेडिंग फीस लगती है, ब्रोकरेज उसका कम लगता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एफआईयू रजिस्टर्ड ब्रोकर्स की। तो जैसे ब्रोकर्स तो कई सारे हैं, तो मैंने बस ये 3 लिए हैं। एक डेल्टा एक्सचेंज है, कॉइन डीसीएक्स है और शार्क एक्सचेंज। ये 3 मैंने इसलिए लिए क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडिया में यही 3 चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले डेल्टा एक्सचेंज की बात करें, जैसे ही खुला हुआ इनका वेबसाइट है, ठीक है, तो इस वेबसाइट पे इन्होंने देख रखा हुआ है हम मेनली क्या फ्यूचर्स में ही ट्रेड करते हैं। चाहे हम बिटकॉइन में ट्रेड करें, चाहे इथेरियम में ट्रेड करें, वो मतलब जो बिटकॉइन या हमारा क्रिप्टो है वो फ्यूचर्स ही है। ठीक है, तो जो फ्यूचर में हम ट्रेड करते हैं, तो इसमें जितने भी एफआईयू ब्रोकर्स होंगे उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। इनमें एक टेकर फीस होता है और एक मेकर फीस होता है। ठीक है, सबसे पहले ये जान लो टेकर फीस और मेकर फीस क्या होता है। देखो, टेकर मतलब होता है जो मार्केट से लिक्विडिटी ले रहा है, और मेकर फीस क्या होता है, मेकर वो होता है जो मार्केट में लिक्विडिटी देता है। ये लिक्विडिटी खींच लेता है मार्केट से, और ये मेकर लिक्विडिटी देता है। तो मार्केट में जैसे बाई सेल 2 बटन होते हैं ना, यहाँ पे बाई चल रहा है, कोई प्राइस दिखा रहा होगा, यहाँ पे सेल दिखा रहा है, कोई प्राइस में रहता है। तो अगर तुमने डायरेक्टली इस बाई पे क्लिक कर दिया, मतलब तुमने किसी की, मतलब तुमने मार्केट से वो लिक्विडिटी जो थी वो तुमने ले लिया, तुमने बाई करके। ठीक है, फिर जब तुमने सेल डायरेक्टली किया तो फिर तुमने वापस से लिक्विडिटी ले ली। मेकर फीस में क्या होता है, जब तुम ये करते हो कि मान लो अगर मार्केट इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, फिर तुमने कहा कि अगर मार्केट इस लेवल पे आएगा तो मैं एक बाई साइड का ट्रेड लूंगा। इस लेवल के लिए तुम अपना ट्रेड लगा करके छोड़ देते हो। मान लो 64,000 पे तुमने कहा कि इस लेवल पे आएगा तो फिर मैं बाई करूंगा, तो तुमने एक ऑर्डर यहाँ पे अपना प्लेस कर दिया कि 64,000 पे ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जब तुमने वो जो ऑर्डर प्लेस किया है, वो ऑर्डर जब एग्जीक्यूट होगा तब ये 0.02% या मेकर फीस तब चार्ज होता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें ये जो फीस है कैलकुलेट कैसे होती है। डेल्टा एक्सचेंज के अंदर जो टेकर फीस है ये है 0.05%। किसका 0.05%? जो मार्केट रेट चल रहा है। बिटकॉइन का हम एग्जांपल लेते हैं, बिटकॉइन है अगर, तो बिटकॉइन का भी वैल्यू चल रहा है 64,000 रुपीज़। ठीक है, अभी जो नॉर्मल वैल्यू चल रहा है 64,000 के आसपास है। तो इस 64,000 का 0.05%, तो अगर बेसिक मैथ लगाओगे 0.05% को तुम कन्वर्ट करोगे तो ये आता है 0.0005, क्योंकि ये परसेंटेज इंटू 1/100 हो जाता है। तो ये 00 जो है उठ करके यहाँ पे चला आता है। ठीक है, तो इंटू 64,000, तो ये लगभग आएगा तुम्हारा $32 के। ठीक, तो ये जो तुम्हारा फीस है ये वन टाइम है। मान लो अगर तुमने बाई किया तो ये एक बार का फीस है जो $32 है। फिर जब तुम दोबारा सेल करने जाओगे तो दोबारा फिर तुमको $32 देने हैं, मतलब 32 + 32 तुम्हारा हो जाएगा $64। तुम $64 दे रहे हो अगर तुम्हें एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, बाइंग सेलिंग, सेलिंग बाइंग करो या बाइंग सेलिंग करो, तुम जब एक ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे एक लॉट का तो तुम्हें टोटल $64 देने हैं। अगर हम 0.02% की बात करें तो यही सेम चीज़ यहाँ पे 0.0002 आ जाएगा, यही सेम चीज़ रहेगा। तो 12.8 लगभग तुम यहाँ पे $13 दे रहे हो। सेम वही। अब लोग ज़्यादातर मेकर बनते ही नहीं है, मैक्सिमम लोग ये टेकर वाले पे काम करते हैं। तो मैक्सिमम अगर तुम अपना फीस कैलकुलेट करोगे तुम्हें $64 देने एक लॉट की। ठीक है, और एक बात और तुम्हें बता दूं कि मैं पूरे वीडियो में मैं कोई सिंगल ब्रोकर ना प्रमोट कर रहा हूँ, ना मैं तुम्हें बोलूंगा कि ये बहुत अच्छा है या ये बहुत बुरा है। मैं सिर्फ तुम्हारे सामने फैक्ट्स रखूंगा, तो तुमको डिसाइड करना है तुम्हारे लिए कौन सा बढ़िया कौन सा बेकार है। अब जैसे कि एक चीज़ और बता दूं तुम्हें मैं कि डेल्टा एक्सचेंज के अंदर अभी ये 50% का स्कैल्पर ऑफर चल रहा है। 50% का स्कैल्पर ऑफर मतलब तुम्हें 50% अपनी ट्रेडिंग फीस दोनों में बचा सकते हो। इसको थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ मैं। ये जो 50% का ऑफर है, मतलब कि अगर तुम बाइंग सेलिंग ये जब तुम दोनों साथ में करोगे तब जाकर के तुम्हारा एक ट्रेड
या एक लॉट एग्जीक्यूट होगा। और 50% मतलब कि अगर मान लो तुम्हारा ये दोनों में $64 लग रहा है एग्जीक्यूट करने का, तो फिर तुम्हें वो लगभग $32 देना पड़ेगा, ठीक है। वही ट्रेड जो है आधा हो जाएगा। फिलहाल ये ऑफर चल रहा है, तो अगर इसमें अपना अकाउंट खोलना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके अपना अकाउंट खोल सकते हो। मैं तुम्हें हर एक ब्रोकर के बाद बोलूँगा कि अपना अकाउंट मेरे लिंक से खोलो। ये इसलिए बोलूँगा क्योंकि तुमसे पहले जितने लोगों ने खोला है और जो लोगों ने नहीं भी खोला है, उन सब में जितनी बार दिक्कतें आई हैं उतनी बार मैंने उनकी क्लियर करवाई हैं, ठीक है। इसलिए मैं तुमसे कहूँगा अगर तुमको खोलना है तो वहाँ जहाँ से मन वहाँ से खोलो, तुम डायरेक्टली भी जाकर खोल सकते हो। लेकिन मेरे थ्रू खोलोगे उसके बाद उसमें कोई भी दिक्कत आती है, बहुत बार विड्रॉल की दिक्कत आ जाती है, बहुत बार डिपॉजिट की दिक्कत आ जाती है, तो उसमें मैं तुम्हारी 100% हेल्प करने वाला हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं ये स्कैल्पर ऑफर, ठीक। अब पहले तो ये चीज़ गोल्ड एंड सिल्वर की बात करूँ थोड़ा सा, ये तो सिर्फ पहले में फॉरेक्स ब्रोकर्स में देखने को मिलता था, लेकिन अब ये चीज़ हमें ये डेल्टा एक्सचेंज के अंदर भी देखने को मिल रहा है और शार्क एक्सचेंज के अंदर भी देखने को मिल रहा है, पैक्स जी यूएसडी के नाम से, ठीक है। लेकिन मैं सही बताऊं तो इसका उतना ज़्यादा फायदा है नहीं, क्योंकि इसमें ये जो पैक्स यूएसडी है इसमें जो लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा होती नहीं है, जिसकी वजह से बहुत बार आपको लगेगा कि मार्केट सही से चल नहीं रहा है या आपको उतना प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। तो इसमें इन्होंने नया लॉन्च किया है, इसीलिए इन्होंने 0.01% सिर्फ इतना ही रखा है। तो अगर 64,000 का हम 0.01% निकालेंगे तो ये लगभग आएगा $6.4, मतलब बाइंग और सेलिंग लेकर के ये हमें लगभग $12 के लगभग पड़ेगा, ठीक है। तो इतना तो तुमने फीस दे दिया, $12, $32 या फिर $64, इतना तो तुमने फीस दे दिया। लेकिन अब इस फीस पे भी तुमको 18% जीएसटी, जी हाँ तुम इंडिया में रह रहे हो, तुम्हें ये 18% इस $64 पे फिर देना पड़ेगा, ठीक है। ये 18% अलग से तुमको देना है। तो ये 18% का जो जीएसटी है 11.5 के आसपास पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा $64 है, ये तुम्हारा उठ करके $75.5 के लगभग आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इंडिया में हो तो तुम्हें इतना पे करना ही करना है, जीएसटी अलग से तुमको देना है, ठीक। ये तो बात रही डेल्टा एक्सचेंज की। और अगर मैं इसमें और चीज़ें देखूँ तो इसमें और कुछ खास है नहीं, ठीक है। डेल्टा एक्सचेंज में जो ब्रोकरेज है वो इसी तरीके से लगता है, तो इन्होंने ये जो नया लॉन्च किया है इस वजह से इनमें ये लगभग है, इनका ये जो स्कैल्पर ऑफर है, ठीक है। तो इसमें तुम अपना अकाउंट खुलवा सकते हो, तुम्हें सही लग रहा हो तो, क्योंकि अकाउंट खुलवाने से पहले बाकी चीज़ भी देख लो। अब इसमें एक और चीज़ देख लो, डिपॉजिट एंड विड्रॉल फीस। तो डिपॉजिट एंड विड्रॉल फीस तीनों में ही जीरो है तुम्हारा, तो इसको दिखाने का कोई मतलब नहीं है, मैं सब में दिखा दूंगा वैसे, लेकिन डिपॉजिट एंड विड्रॉल फीस इंडिया में तो कोई ब्रोकर ऐसा लेता नहीं है, तो इसमें कोई फीस नहीं लगेगा। तो अब हम बात करते हैं CoinDCX की। तो CoinDCX में अगर तुम देखोगे तो इसमें भी ये जो देख रहे हो ये मेकर फ़ी और टेकर फ़ी, यहाँ भी फ्यूचर्स की ही बात हम करेंगे, ये फ्यूचर्स है तो फ्यूचर्स की ही बात हम करेंगे। मेकर और टेकर फ़ी 0.05 और 0.02%, इसमें सेम वही डेल्टा एक्सचेंज वाला ही लगेगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि इसमें कोई स्कैल्पर ऑफर नहीं है तुम्हारे पास। अच्छा हाँ, स्कैल्पर ऑफर के बारे में तुम्हें थोड़ा सा बता दूं कि अगर तुम 30 मिनट के अंदर कोई ट्रेड क्लोज करोगे तभी वो स्कैल्पर ऑफर तुम्हारा लगेगा। वो अगर 30 मिनट से ज़्यादा कोई ट्रेड तुम होल्ड करते हो तो फिर स्कैल्पर ऑफर तुम्हारा नहीं लगेगा डेल्टा एक्सचेंज के अंदर, इस बात का ध्यान रखना। तो इसमें तुम्हारा इस तरह कोई ऑफर नहीं है, इसमें सीधा सीधा तुम्हारे पास यही है कि 0.02%, 0.05%। और जितना ज़्यादा मान लो भी 64,000 है तो तुम्हें भी 64 लग रहा है, $64 से लगभग, लेकिन जब वो 1 लाख पहुँचेगा तुम्हारा $10,000 लगेगा। 64 है तो तुमको लगभग $100 देने पड़ेंगे, और लगभग $10,000 होते हैं। तो जितना ज़्यादा वैल्यू होगा उतना ही ज़्यादा हमें फीस देना पड़ेगा। लेकिन फॉरेक्स ब्रोकर्स में जो होता है वो इस तरीके से काम नहीं करते हैं सब, वो भी कैसे काम करते हैं वो तुम्हें समझाऊंगा आगे, ठीक है। तो CoinDCX में तो कुछ है ही नहीं, इसमें भी सेम वही चीज़ है, तुम्हें 0.02 और 0.05, तो इसमें अकाउंट खोलने का ऐसा कोई मतलब है नहीं, ठीक है। बाकी अगर मैं इसमें भी तुम्हारी बात करूँ कि अगर तुम्हें विड्रॉल फीस, तो इसमें भी तुम्हारा जीरो है, ठीक है। इसमें लिमिट रहता है, डिपॉजिट लिमिट तो डेल्टा एक्सचेंज के अंदर भी है, तो इसमें डिपॉजिट लिमिट है लेकिन विड्रॉल और डिपॉजिट फीस कोई नहीं है। अब हम बात करते हैं शार्क एक्सचेंज की। तो शार्क एक्सचेंज में भी कुछ ऑफर चल रहे हैं, और इसमें पहले मैं तुम्हें बता दूं कि जो नॉर्मल रेट है ना मेकर फ़ी और टेकर फ़ी का, ये इसमें डेल्टा एक्सचेंज से 20% कम है। मतलब वहाँ पे जो चीज़ तुम्हें 0.05 देनी पड़ रही थी, यहाँ पे तुम्हें 0.04, ये लगभग 20% कम है तुमको इसमें देना है। वो सही चीज़ मेकर फीस में भी है। तो मेकर फीस ज़्यादा हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि मेकर ज़्यादा लोग करना ही नहीं चाहते हैं, लोग सबसे ज़्यादा चाहते हैं जैसे ही मैं क्लिक करूँ वैसे ही बाई वैसे ही सेलो। तो ये कहीं ना कहीं टेकर फी की हम बात करेंगे। शार्क एक्सचेंज में एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। मान लो अगर तुम 30 दिन के अंदर, तुमको 30 दिन के अंदर अगर तुम एक भी रुपया प्रॉफिटेबल हो, एक भी रुपया का प्रॉफिटेबल हो, तुम्हारा ये जितना ट्रेडिंग फीस है ये सारा का सारा माफ़ हो जाएगा, सारा का सारा पूरे महीने भर का जितना तुमने ट्रेडिंग किया है वो तुम्हारा माफ़ होगा। लेकिन माफ़ कितना होगा? सिर्फ मैक्सिमम 30,000, मतलब 30,000 तक का तुम्हारा पूरा ट्रेडिंग फीस माफ़ हो जाएगा। डेल्टा एक्सचेंज में तुम्हें 50% ऑफ मिल रहा है, लेकिन इसमें तुम्हें 100% ऑफ मिल रहा है। लेकिन शार्क एक्सचेंज में तुम्हें एक कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा कि तुम 30 दिन के अंदर कम से कम एक रुपया भी प्रॉफिटेबल हो। जैसे तुम प्रॉफिटेबल होते हो वैसे ही तुम्हारा सारा ट्रेडिंग फीस वापस आ जाता है। तो शार्क एक्सचेंज कहीं ना कहीं डेल्टा एक्सचेंज से थोड़ा बेहतर ही है। बाकी कुछ लोग कहते हैं कि शार्क एक्सचेंज बाहर का है, ये है वो है, डेल्टा एक्सचेंज इंडियन प्लेटफॉर्म, कुछ भी ऐसा नहीं है। शार्क एक्सचेंज और डेल्टा एक्सचेंज दोनों बराबर है, क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज का बहुत पहले आ चुका है और बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो चुका है। तो लोग कहते हैं नहीं डेल्टा एक्सचेंज बढ़िया है, शार्क एक्सचेंज फालतू है पैसा लेके, कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। शार्क एक्सचेंज अब धीरे धीरे, अभी बहुत नया प्लेटफॉर्म है लेकिन बहुत अच्छी तरीके से ये काम कर रहा है। और ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं एक एक चीज़ को बहुत बहुत आसानी से, बहुत बहुत ही प्यारे तरीके से तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो लंबा हो सकता है, तो वीडियो पूरा बहुत बढ़िया से देखना।
हो सके तो 2x करके देख लेना, ठीक है। अब ये तो हो गया FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर्स का, ठीक है। FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर्स पूरा खत्म, क्योंकि ये 3 मेन थे तो मैं तुम्हें 3 मेन बता दिया। अब हम बात करेंगे जितने हमारे फॉरेक्स ब्रोकर्स होते हैं उनके अंदर किस हिसाब से हमें ब्रोकरेज देना है, ठीक है। तो इनका जो ब्रोकरेज तो बहुत आसानी से तुम देख सकते हो। कोई भी अगर तुम फॉरेक्स ब्रोकर उठाओगे तो मैं तुम्हें कुछ चीज़ें दिखाते रहा हूँ। जैसे फॉरेक्स ब्रोकर है, मान लो ये है, तो यहाँ पे ये चीज़ देखो, ये फॉरेक्स में तो ज़्यादातर लोग गोल्ड और बिटकॉइन BTC यही 2 ट्रेड करते हैं। अभी हमारे सामने गोल्ड खुला हुआ है, तो ये 0.024 जो दिख रहा है ना, ये होता है तुम्हारा स्प्रेड। हाँ, एक बात और देखो, जो चीज़ें FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर्स में होती है ना, उसमें हम कमीशन देते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ हम कमीशन देते हैं फीस के नाम पे। लेकिन जो फॉरेक्स ब्रोकर्स होते हैं, इसमें तुम कमीशन भी दे सकते हो, ठीक। साथ साथ इसमें स्प्रेड चीज़ होती है। स्प्रेड होती है मतलब बाइंग और सेलिंग का डिफरेंस। ये तुम्हें जो 2 लाइन दिख रही है, एक ब्लू वाली और एक लाल वाली, ठीक है, इसे कहते हैं हम स्प्रेड। इसका जो डिफरेंस होता है इसको हम कहते हैं स्प्रेड, ठीक है। तो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम ज़ीरो अकाउंट खोल लेंगे तो हम फीस से बच जाएंगे। बिल्कुल नहीं बचोगे। अगर तुम स्प्रेड नहीं दे रहे हो तुम कमीशन दोगे, दोनों में कहीं ना कहीं मिला जुला के सेम ही पड़ जाता है। तो इसीलिए अगर फॉरेक्स ब्रोकर में कर रहे हो तो तुम चाहे स्टैंडर्ड अकाउंट खोलो, स्टैंडर्ड अल्ट्रा लो, ये 2 अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन अगर तुम जीरो सोच रहे हो, जीरो में तुम्हें बहुत कम फीस देना, बिल्कुल नहीं देना। जीरो में भी लगभग तुम्हें $15-16 का फीस देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसमें कमीशन सेट रहता है। तो अब आते हैं, हम इस पर ध्यान देते हैं अपने, ठीक है। तो ये जो 0.024 दिखा रहा है इसमें, तो मतलब इसमें हमें अगर 1 लॉट बाई करते हैं तो सीधा सीधा $24, सीधा सीधा हमें $24 की फीस देनी है, ठीक है। ये स्प्रेड है इसका। तो अगर हम बिटकॉइन पे आएंगे तो देखो, जैसे यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे तुम्हें $10 दिखा रहा है, ठीक है। तो ये $10 का जो डिफरेंस है, ये 10 पिप का डिफरेंस है। तो सेम उसी लॉजिक को लगाते हुए, अगर 10 हमें दिख रहा है कि ये 10 पिप का मूवमेंट आ रहा है, तो अगर हम 1 लॉट लेंगे तो इसमें हमें लगभग लगभग $10 का क्या देना है, ब्रोकरेज देना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन, जितना आसानी से समझो उतना बढ़िया है। तो हमने देखा कि अगर हमें गोल्ड ट्रेड करना है, ये सब देखो कहीं ना कहीं लिखते जाना, अगर हमें गोल्ड ट्रेड करना है तो हमें $26 देना है स्टैंडर्ड अकाउंट पे। और बिटकॉइन ट्रेड करना है, ये एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं लिख लेना। बिटकॉइन ट्रेड करना है तो हमें लगभग $10 देना है, ठीक, इतना हमें देना है। अब हम बात करें XM की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि अब तो एक्सचेंज में अकाउंट हमारा खुलता नहीं है। इंडिया के कोई भी, मतलब इंडिया का कोई भी अकाउंट नहीं खोल सकता उसमें। तो अगर हम XM की बात करें तो XM का जो स्टैंडर्ड अकाउंट है, यहाँ पे देखो, जस्ट डबल 53 पिप का इसमें डिफरेंस आ रहा है। जस्ट डबल, जितना एक्सनेस में था उससे जस्ट डबल। ये स्टैंडर्ड अकाउंट है, अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड नहीं। अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड में सीधा इसका आधा है। एक्सनेस का स्टैंडर्ड अकाउंट और XM का अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड, ठीक है, ये दोनों बराबर है, दोनों में एकदम बराबर ही आता है ब्रोकरेज। तो स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो ये 53, मतलब 1 लॉट पे हमें $53 देने हैं, ठीक है, ये गोल्ड में हमें देना है। पर अगर मैं बिटकॉइन की बात करूँ, बिटकॉइन में अगर देखोगे तो बिटकॉइन में 50 चल रहा है, ठीक है, ये 50 पिप से ये, तो इसमें भी हमें $50 ही देने हैं, ठीक, $50 के लगभग ही देना है। अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड में देखो, मैंने कहा ना सीधा आधा हो जाता है, तो ये सीधा सीधा आधा हो गया 0.22। अगर बिटकॉइन की बात करें तो देखो ये भी सीधा आधा हो गया 22.5, ठीक है, तो $22। अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड इसलिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर तुम्हें एक्सचेंज में अपना अकाउंट खोलना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि एक्सचेंज पे तुम खोल नहीं पाओगे। और मान लो अगर तुमने पहले से अपना अकाउंट खोल कर रखा हुआ है, तो ये मेरा एक कोड है ANSHT, ठीक है। इस कोड को जैसे ही तुम डालोगे वैसे तुम मेरे अंडर रजिस्टर हो जाओगे। तो ये तो रही बात एक्सचेंज की, ठीक है, क्योंकि बिटकॉइन और गोल्ड में ही सबसे ज़्यादा हम ट्रेड करते हैं। अब हम बात करते हैं स्टार ट्रेडर की, जो अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसका स्टैंडर्ड अकाउंट भी वही है, तो $22-23 के लगभग, 22-23 मतलब ये तुम्हें 1 लॉट $22 का पड़ेगा, ठीक है। ये तो सीधा सीधा गोल्ड हो गया। अगर हम बात करें इसमें बिटकॉइन की, देखो बिटकॉइन है, ठीक है, ये 1701 दिखा रहा है, पर ये डिफरेंस जो है 17.01 या 12 इस तरीके से, मतलब ये लगभग $17। 1 लॉट पे तुम्हें $17 इसमें, तुम खुद करके देख लेना, ठीक है, तुम खुद देख लेना। तुम्हें सिर्फ $17 का इसमें तुम्हें स्प्रेड देना है। इसका स्प्रेड जो $17 का है, तो इसमें तुम्हें सिर्फ $17 1 लॉट पे। और जितनी भी हमने बातें की सब पे सिर्फ 1 लॉट की मैं ट्रेडिंग फीस बता रहा हूँ। कहाँ हमें डेल्टा एक्सचेंज पे $64 देना पड़ रहा था, कहाँ यहाँ पे हमें सिर्फ $17 देना पड़ रहा है। ये डिफरेंस होता है जब आप कमीशन देते हैं। कमीशन सीधा सीधा परसेंटेज पे होता है। तो अब बिटकॉइन की वैल्यू मान लो, अगर ये अभी 64,000 चल रहा है, 5 लाख चला गया, तो उसी तरीके से इस पर 5% का कमीशन और हमारा बहुत बढ़ जाएगा, तो ये $250 के लगभग आ जाएगा कमीशन। और लेकिन स्प्रेड जो रहेगा, स्प्रेड बहुत बढ़ेगा तो $20 बढ़ जाएगा, बहुत इतना बढ़ेगा, ठीक है। तो कमीशन स्प्रेड में ये अंतर होता है, जितना ज़्यादा ये फेस वैल्यू इसकी बढ़ती रहती है उतना ही ज़्यादा तुम्हारा कमीशन बढ़ता रहता है। लेकिन स्प्रेड में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए जो स्प्रेड होता है वो ज़्यादा, इसीलिए लोग ज़्यादा फॉरेक्स ट्रेडिंग को लोग प्रेफर करते हैं, फॉरेक्स ब्रोकर्स को प्रेफर करते हैं। तो रही बात ये बिटकॉइन में, तो गोल्ड में हमें $22 देखने को मिला और बिटकॉइन में हमें लगभग $17 देखने को मिला। तो अब इतनी चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी हैं ब्रोकरेज को लेकर के। अब हम चलते हैं, बात करते हैं डिपॉजिट और विड्रॉल। तो डिपॉजिट और विड्रॉल समझाने के लिए कुछ चीज़ें तो मुझे समझानी पड़ेंगी, ठीक है। FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर्स की बात करेंगे, फिर हम फॉरेक्स की बात करेंगे।
ठीक है, फॉरेक्स ब्रोकर्स की। तो ये जो एफआईओ रजिस्टर्ड इंडियन ब्रोकर्स होते हैं, तो इनके पास एक डेडिकेटेड मर्चेंट अकाउंट होता है, मतलब एक बैंक अकाउंट होता है जिसके अंदर ये लोग डिपॉजिट करवाते हैं। तो एक डेडिकेटेड मर्चेंट अकाउंट होता है जिसके अंदर ये लोग डिपॉजिट करवाते हैं और इसी अकाउंट से ये लोग विड्रॉल भी देते हैं। और ये जो होता है ये 100% लीगल होता है, क्योंकि ये इंडिया में रजिस्टर्ड होते हैं। तो ये मर्चेंट अकाउंट अपना खोल करके डिपॉजिट और विड्रॉल करवाते हैं, जिससे कि इनमें कोई सस्पिशंस या सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस इनमें नहीं होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसानी से डिपॉजिट और विड्रॉल करवा लेते हैं। लेकिन जो फॉरेक्स ब्रोकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक पीएसपी पकड़ते हैं इंडिया में, मतलब एक नहीं मल्टीपल पीएसपीज पकड़ते हैं। पीएसपीज मतलब पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स। और ये जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये ग्रे एरिया में काम करते हैं। जैसा पिछले वीडियो में मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि इंडिया का एक रूल है कि इंडिया का जो भी पैसा है ना, इंडिया का जो भी पैसा है, ठीक है, वो अगर किसी फॉरेन अकाउंट में जा रहा है तो सिर्फ लीगल वेज के थ्रू जाना चाहिए या ऑथोराइज चैनल से। ठीक है, ऑथोराइज चैनल्स मतलब तुम गवर्नमेंट का यूज़ करो, बैंक का यूज़ करो, ठीक है, तब जा करके वो फॉरेन अकाउंट में वो जाना चाहिए पैसा। अगर इस तरीके से नहीं जा रहा है तो हम उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। अगर किसी भी ऑथोराइज चैनल से वो पैसा नहीं जा रहा तो हम क्या कहते हैं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। तो हमें एक लीगली ऑथोराइज चैनल ही यूज़ करना है पैसा भेजने के लिए। तो अगर हम मान लो फॉरेक्स ब्रोकर्स में इस तरीके से अगर हम डिपॉजिट करते हैं तो हम एक तरह का मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी से बचने के लिए जो फॉरेक्स ब्रोकर्स होते हैं ग्रे एरिया में काम करते हैं। ये जो ग्रे एरिया होता है ये क्या करते हैं कि ये जो फॉरेक्स ब्रोकर्स हैं इन्होंने आपका अकाउंट तो खोल दिया, ठीक है, आपने इस पर अपना अकाउंट खुलवा लिया, ठीक, ये अकाउंट आपका खुल गया। अब ये क्या करते हैं, मान लो कोई डिपॉजिट करने वाला बंदा है, इसको डिपॉजिट करना है, तो ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली आपके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं लेंगे। ये क्या करते हैं, इन पीएसपीज के पास, ये जो पीएसपीज होते हैं वो इंडिया के मर्चेंट्स होते हैं, ठीक है, इनके पास डिपॉजिट लेते हैं। और फिर जब इनके पास डिपॉजिट मिल जाता है तो ये बता देते हैं इन ब्रोकर्स को कि ठीक है हमें पैसा मिल चुका है। तो जैसे ही यहाँ पे पता चलता है कि हाँ इंडिया में ये पैसा है, ठीक है, ये इंडिया के बाहर नहीं गया, इंडिया के अंदर ही है, तो कोई भी इलीगल काम नहीं है, ये इन पीएसपीज के पास ही पड़ा हुआ है। बाद में ये पीएसपीज लीगल वे के थ्रू ये पैसा फॉरेक्स ब्रोकर्स को पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये एक हो, मतलब ये पीएसपी ने बता दिया फॉरेक्स को, आपने डिपॉजिट किया पीएसपी में, पीएसपी ने बताया कि फॉरेक्स ब्रोकर्स को मेरे पास आ चुका है, तो वो आपको ये जो अकाउंट है वो क्रेडिट कर देते हैं। तो ये बहुत बहुत तेज तरीके से होता है, बहुत तेजी से होता है। डिपॉजिट और विड्रॉल जो है ना, ये आपके या तो एफआईयू ब्रोकर्स में बहुत अच्छे से होते हैं, बहुत तेज होते हैं, या फिर मैंने एक्सनेस में देखे थे, या फिर मैंने स्टार में देखे थे। स्टार ट्रेडर में बहुत तेजी से डिपॉजिट विड्रॉल में तो तुरंत तुमने डिपॉजिट किया तुरंत वहाँ पे तुम्हारा शो करने लगता है। तो तुमने इन ब्रोकर्स में अब डिपॉजिट तो कर दिया है, अब अगर तुम्हें विड्रॉल लेना है तो क्या, तो अगर तुमको विड्रॉल लेना है तो फिर तुम इन्हीं जैसे तुम्हारा ए अकाउंट है ना, इससे तुम अब विड्रॉल रिक्वेस्ट डालोगे। अब ये विड्रॉल क्या होगा, जैसे ही प्रोसेस होगा तो फिर ये पीएसपी के पास जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो फॉरेक्स ब्रोकर्स होंगे वो बताएंगे कि हमने विड्रॉल इनिशिएट कर दिया, तो फिर पीएसपी क्या होगा, जिसने डिपॉजिट किया था, ठीक है, जो डिपॉजिटर था उसके अकाउंट में वापस से पैसा क्रेडिट कर देता है। अब डिपॉजिट विड्रॉल तो इस तरीके से हो जाता है, लेकिन बहुत बार बहुत लोग कहते हैं कि हमारा अकाउंट फ्रीज हो गया है। तो अब उसकी बात हम करेंगे तीसरे पॉइंट में कि डिपॉजिट विड्रॉल करने से कैसे बैंक अकाउंट लोगों का फ्रीज हो जाता है। तो अगर हम एफआईओ रजिस्टर्ड ब्रोकर्स की बात करें तो इसमें बैंक अकाउंट फ्रीज होने के 0% चांसेस है। 0%, मतलब बिल्कुल भी अकाउंट फ्रीज नहीं होगा, किसी का अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। अगर होता है तो किसी और रीजन से हुआ होगा, लेकिन इसकी वजह से नहीं हुआ कि उसने एफआईयू में इन ब्रोकर से इसने अगर विड्रॉल लिया तो उस हिसाब से उससे तो होगा ही नहीं। देखो डिपॉजिट करने पे कभी अकाउंट फ्रीज नहीं होता है, हमेशा विड्रॉल लेने पे ही फ्रीज होता है। ठीक है, जब तुम विड्रॉल लोगे तभी तुम्हारा अकाउंट फ्रीज होगा, डिपॉजिट करने पे कभी फ्रीज नहीं होगा। अब फ्रीज क्यों होता है, ये जो पीएसपीज है ना, इनमें मान लो किसी ने डिपॉजिट किया, जैसे इसने डिपॉजिट किया बाद में ये जा करके, ये फॉरेक्स ब्रोकर से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये डिपॉजिट तो कर दिया लेकिन बाद में बोलेगा कि मैंने गलती से कर दिया या फिर मेरे साथ फ्रॉड करके इसने डिपॉजिट करवाया है। अब ये इसका एक कंप्लेन साइबर सेल को जाएगा, साइबर सेल इसका अकाउंट ब्लॉक कर देगा। ठीक है, इसका तो अकाउंट ब्लॉक करेगा ही, इससे फिर जितने भी पैसे जहाँ जहाँ गए हैं, क्योंकि भाई इनको तो पैसे सेंड करने ही है, ठीक है, अलग अलग बैंक अकाउंट्स में, क्योंकि फॉरेक्स ब्रोकर्स बोल देते हैं कि आप सेंड करो पैसा, क्योंकि इन्होंने विड्रॉल रिक्वेस्ट किया है। तो जहाँ जहाँ भी पैसा गया होगा, ये ए का अकाउंट है, ये बी का अकाउंट, ये सी का, तीनों का तीनों फ्रीज होगा। क्यों, क्योंकि एक ऐसे चूके इंसान ने जिसने अपना डिपॉजिट तो किया, बाद में फॉरेक्स में वो लॉस कर दिया, जिस भी रीज़न से उसने अपना कहा कि गलती से या फिर फ्रॉड तरीके से मुझसे इन्होंने पैसा वो ऐंठा है, सिर्फ इतना करने से बाकी सबके अकाउंट फ्रीज होते हैं। अब लोगों को लगता है कि इसमें फॉरेक्स ब्रोकर की गलती नहीं, फॉरेक्स ब्रोकर की गलती नहीं है, ये चूतियों की गलती है। ये जो अपना मतलब गलत साइबर सेल में जाके कंप्लेन करते हैं उनकी गलती है, उनकी वजह से ये फ्रीज होता है। इसमें दो और रीज़न होते थे कि मान लो कोई अगर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, सस्पिशियस मतलब कोई टेरर फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग वाला है, तो ये पीएसपीज वो सब नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो फॉरेक्स ब्रोकर्स होते हैं ना, इनमें इनको ऐसे मर्चेंट्स चाहिए होते हैं जो सिर्फ इन्हीं का ट्रांजैक्शन हैंडल करें, तो ये सब काम ये लोग नहीं करते हैं। ठीक है, रही बात एक्सनेस की, बहुत अच्छा ब्रोकर था, लेकिन उसके भी जब उसने भी काफ़ी लोगों का विड्रॉल दिया था तो उसमें भी लोगों के अकाउंट फ्रीज हुए थे। इस चीज़ से बचने के लिए फॉरेक्स ब्रोकर्स ने एक और दिमाग लगाया कि मान लो चलो ठीक है, अब अगर होशियार हो गए इंडिया के लोग, एकदम ही ये लोग क्या कर रहे हैं,
कि अकाउंट फ्रीज करवा दे रहे हैं। पीएसपीज का तो फ्रीज ही होता था, और लेकिन जो जहाँ जहाँ विड्रॉल दिया उन लोग का भी अकाउंट फ्रीज हो जाता था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने पीएसपीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पीएसपी 1 पीएस मतलब अलग अलग पीएसपीज होते हैं, ठीक है। एक रखा सिर्फ डिपॉजिट करने के लिए, एक रखा सिर्फ विड्रॉल देने के लिए। हम फॉरेक्स ब्रोकर्स इतना कुछ कर रहे हैं कि इंडिया में वो लोग अच्छे से सस्टेन कर पाएँ। तो डिपॉजिट करने के लिए एक पीएसपी और विड्रॉल देने के लिए एक पीएसपी। अब मैंने शुरू में स्टार ट्रेडर की तारीफ क्यों की थी, क्योंकि स्टार ट्रेडर भी सेम यही मेथड यूज़ करता है। एक्सएम का तो मुझे नहीं पता, एक्सएम की टीम से बात हुई लेकिन उन्होंने सही से जवाब नहीं दिया, लेकिन स्टार ट्रेडर का कन्फर्म है कि वो लोग यही सेम ट्रिक यूज़ करते हैं। अगर आप एक पे डिपॉजिट करो, मान लो ABCD, काफ़ी लोगों ने डिपॉजिट किया, EFGH, ये मतलब अकाउंट्स में बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें से इन्होंने डिपॉजिट किया, यहाँ से इन्होंने विड्रॉल लिया। अब मान लो ABCD ने डिपॉजिट किया, इसमें से C जो था बहुत हरामी था, उसने कह दिया कि फ्रॉड तरीके से मुझसे इन्होंने पैसा ले लिया, क्योंकि ये पूरा अपना पैसा हार चुका था उसमें, मतलब ट्रेडिंग करके पूरा लॉस कर दिया, ठीक है। तो अब इसका तो अकाउंट फ्रीज होगा ही होगा, ठीक है, वो तो बात है कि हाँ फ्रीज होगा, लेकिन मर्चेंट अकाउंट इतना जल्दी फ्रीज नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये पे आउट देता है इन सबको, तो इन सबका तो 100% फ्रीज होना था, क्योंकि मर्चेंट अकाउंट्स बहुत जल्दी फ्रीज नहीं होते, लेकिन इंडिविजुअल अकाउंट बहुत तेज फ्रीज होते हैं। तो इन्होंने ये बैरियर बना दिया कि चलो ठीक है, तुम इस पर डिपॉजिट कर रहे हो, तुम इस पर मारते रहो, कंप्लेन डालते रहो कि गलत गया पैसा। तो ये क्या करेंगे, अगर तुम अकाउंट में विड्रॉल, अपने अकाउंट में विड्रॉल लोगे, तो ये इस पीएसपी से ना देकर के दूसरे पीएसपी से देंगे, ताकि, और क्योंकि इसमें डिपॉजिट उन्होंने कभी करवाया ही नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि अगर तुम डिपॉजिट करोगे, डिपॉजिट पे तुम्हारा अकाउंट कभी फ्रीज नहीं हो सकता, कभी भी नहीं फ्रीज, हमेशा से विड्रॉल पे ही होता है। तो जब अकाउंट, इस पे कोई केस ही नहीं आया है, इसमें किसी ने डिपॉजिट ही नहीं किया है, इस पे कोई केस फ्रॉड का नहीं बना है, तो फिर तुम्हारा ये जो विड्रॉल लोगे इससे, तो इसमें तुम्हारे अकाउंट्स फ्रीज होने के 0% चांसेस हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने स्टार ट्रेडर के बारे में बताया है कि स्टार ट्रेडर में यही सेम चीज़ ये फॉलो करते हैं, इसलिए स्टार ट्रेडर के अकाउंट जल्दी फ्रीज नहीं होते। इनफैक्ट एक्सनेस, एक्सएम और वेंटेज, वेंटेज देखो स्टार ट्रेडर की ही एक पेरेंट कंपनी है, लेकिन स्टार ट्रेडर वेंटेज से लाख गुना बेहतर है, क्योंकि दोनों के जो मैनेजमेंट है वो बहुत बहुत अलग है, ठीक है। इन तीनों में ही हमने देखे हैं कि लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज हुए हैं, लेकिन स्टार ट्रेडर में आज तक एक भी अकाउंट नहीं आया जिसका फ्रीज हुआ, ठीक है। तो बैंक अकाउंट कैसे फ्रीज होता है, क्या फ्रीज होता है, इसके बारे में मैं तुम्हें समझा दिया। तो अब हमारा जो चौथा पॉइंट आता है वो आता है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन मतलब कि FIU, जो मैं FIU कह रहा हूँ ना, ये FIU दरअसल FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है। FIU कोई चीज़ नहीं होती है। इंडियन ब्रोकर्स या फॉरेन ब्रोकर्स जो भी हैं, जिन्होंने भी FIU रजिस्ट्रेशन करा के रखा है, उनको कहते हैं FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर्स, ठीक है। तो इंडिया में अगर आपको करना है, ट्रेडिंग करवानी या जो भी करना है, तो उसके लिए आपको 2 लाइसेंस चाहिए होता है, एक FIU की तरफ से, FIU और AML KYC। FIU मतलब ये होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ये देखती है कि किसी भी तरह का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो कोई ऐसा ट्रांजैक्शन ना हो जो इंडिया के बाहर किसी भी टेरर फंडिंग में, मनी लॉन्ड्रिंग में या किसी भी इलीगल तरीके से ना जाए, तो FIU उसके लिए बनी थी। तो जितने भी ब्रोकर्स हैं उन सबको FIU रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। दूसरी है AML KYC। AML KYC में आप देखेंगे कि आपको पैन कार्ड मैंडेटरी है, जितने भी FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं ना, उसमें आपको पैन कार्ड मैंडेटरी है, ठीक है। आपको पैन कार्ड लगाना है, आधार कार्ड लगाना है, ठीक है। AML KYC मतलब होता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, एंड KYC नो योर कस्टमर, जो नॉर्मल होता है नो योर कस्टमर KYC। तो इसमें आपका सारा रिकॉर्ड इनके पास रहता है, आपने कितना पैसा इसमें डाला है, कितना पैसा आपने इसमें से निकाला है, A to Z सारा रिकॉर्ड आप इसमें रखते हैं। तो ये 2 रजिस्ट्रेशंस होते हैं इंडिया में जो करना चाहते हैं, चाहे वो बाइनेंस हो गया, चाहे CoinDCX हो गया, चाहे वजीरेक्स हो गया, जितने भी ब्रोकर्स हैं सबको लेना पड़ता है, डेल्टा एक्सचेंज को, शार्क एक्सचेंज, सब। और इसी पे ये लोग कहते हैं कि चलो ठीक है, हमारे फॉरेन मतलब हमारा FIU रजिस्टर्ड है तो हमारा सबसे बेहतर, हमारा सबसे बेहतर। लेकिन मैं आगे और बताऊंगा इसके बाद कि क्या लीगल है, क्या ये ज़्यादा बेटर हो जाते हैं मतलब ये रजिस्ट्रेशन होने से, सब कुछ मैं तुमको आगे समझाऊंगा। अब हम बात करते हैं पहले फॉरेक्स ब्रोकर्स की। तो फॉरेक्स जो ब्रोकर्स होते हैं ना, देखो इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग को रेगुलेट नहीं किया गया है, ठीक है। मतलब इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग को रेगुलेट नहीं किया गया है, सिर्फ इसी वजह से लोग कहते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में इलीगल नहीं है, रेगुलेट नहीं किया गया, इसके लिए कोई लॉ नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, अगर तुम मतलब अगर तुमको फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी भी है, तुम्हें मान लो अगर तुम्हें USD में ट्रेड करना है, तो USD INR, सिर्फ INR पेयर्स में ही तुम फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो। बाकी फॉरेक्स जो ब्रोकर्स होते हैं, बहुत सारे देश हैं जहाँ पे ये 100% लीगल है, ठीक है। जैसे मैं कुछ कुछ बता दूँ तुम्हें, ऑस्ट्रेलिया, UAE, सिप्रस, जापान, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, और भी बहुत सारे देश हैं, ठीक है। UAE मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट, जो लोग दुबई जाते रहते हैं। जो फॉरेक्स ब्रोकर्स होते हैं उनमें देखना, उन सब के पास इनमें से कहीं ना कहीं 2-3 के तो लाइसेंस होंगे। ये सारे लाइसेंस जो मतलब मान लो अगर बाद में इंडिया कभी करता है कि चलो हम फॉरेक्स को लीगल कर रहे हैं, उसको रेगुलेट कर रहे हैं, तो इंडिया के पास भी एक लाइसेंस इंडिया देगा। जैसे यहाँ पे FIU रजिस्ट्रेशन देता है, AML KYC देता है, उसी तरीके से ये भी एक अपना फॉरेक्स लाइसेंस निकालेगा, जिससे कि जो भी ब्रोकर्स हैं इंडिया में आराम से फॉरेक्स ट्रेड कर सकते हैं। देखो राइटिंग पर मत जाना, राइटिंग थोड़ी सी खराब है, बस तुम चीज़ों को समझो।
ठीक है। तो जिन भी ब्रोकर्स के पास ये सारे लाइसेंस होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे हों, कुछ ब्रोकर्स में ये यूएई, ऑस्ट्रेलिया, साइप्रस के होंगे, कुछ में यूको, जापान या आयरलैंड के होंगे, कुछ में यूएई, यूके, आयरलैंड के होंगे, ठीक है। तो ये सारे लाइसेंसेस तो चाहिए ही चाहिए। इसके साथ अगर तुम्हें जानना है तो मैं तुम्हें एक वेबसाइट बता दे रहा हूँ, बहुत अच्छी वेबसाइट है, ठीक है, विकी एफएक्स, ठीक है। मैं हर बार तुम्हें बताते रहता हूँ। इस पर अगर तुम जाओगे विकी एफएक्स पे, तो इसमें तुम्हें सब कुछ दिख जाएगा उसमें, ठीक है। कौन कौन सा ब्रोकर है, इसमें कौन कौन से इसको लाइसेंस मिले हुए हैं। जैसे सबसे टॉप पे भी एक बार ट्रेडर चल रहा है, फिर ईसी मार्केट्स, जीटीएक्स, एफएक्स, ठीक है। स्टार ट्रेडर देखो, स्टार ट्रेडर 9.1 स्कोर, ये सब तुम्हें देखना है, ठीक है। ये चीज़ें अगर तुम देख लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाए कौन कौन से लाइसेंस। जैसे फिनाल्टो का है, तो इसमें देखो ये रजिस्टर्ड है यहाँ का। इसके पास कितने लाइसेंस है, 1 2 3 4 5, इसके पास 5 लाइसेंस है टोटल, ठीक है। सिप्रस का है, यूनाइटेड किंगडम का है, ऑस्ट्रेलिया का है, फिर एक और यूनाइटेड किंगडम का है, ठीक है। तो ये शायद ना 3 ही लाइसेंसेस है इसके पास, ठीक है। तो इसी तरीके से तुम्हें सारे ही चीज़ें चेक करनी है इसमें, ठीक है। किसी के कहने पे मत जाओ। अगर मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा है स्टार्टेड है, तो पता करो क्यों अच्छा है, वीकेएफएक्स पे जाओ। और भी बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे तुम जाके चेक कर सकते हो। किसी एक आदमी की बात मत मानो। अभी रिसेंटली कुछ लोग पकड़ाए हैं जो अलग अलग ही तरह का, जैसे विनप्रोफेक्स और फिर फालतू फालतू ब्रोकर्स प्रमोट कर रहे थे, वो सब मत करो, ठीक है। जैसे बीच में मैंने अभी एक ब्रोकर था जिलियन, वही मैं प्रमोट करने की कोशिश मतलब करने वाला था, लेकिन फिर उसमें कुछ दिक्कतें मुझे दिखी, जिसकी वजह से मैंने उसको प्रमोट नहीं किया, ठीक है। और इस पर उसकी रेटिंग भी नहीं अच्छी दिख रही थी, मतलब बहुत ही बेकार रेटिंग थी। उन्होंने मुझे अप्रोच तो किया था, मैंने उस पर ट्रेड भी किया था। मुझे पहले शुरू में तो अच्छी चीज़ें लगी, फिर बाद में मुझे खुद प्रॉब्लम होने लगी, इसलिए फिर मैंने उसको प्रमोट बिल्कुल भी नहीं किया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो तुम्हें देखनी पड़ेंगी, खुद से बहुत सारी रिसर्च करना पड़ेगा। सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्टेड पे अकाउंट खोलो, एक्सनेस पे खोल लो, एक्सएम पे खोलो, मत खोलो, खुद भी देखो। लेकिन अगर खोलना है तो डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक है, वहाँ से जाके खोल लो। तो ये चीज़ हो गई तुम्हारी कि मतलब तुम्हें कौन सा ब्रोकर, कैसा ब्रोकर करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो विकी एफएक्स है, उसमें जाके चेक करना। अब हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी टॉपिक पे, ये है लीगैलिटी पे। अब क्या अगर कोई एफआईयू ब्रोकर है, ठीक है, लीगैलिटी मतलब सही बताऊँ ना, ये ट्रस्ट है। लीगैलिटी वीगैलिटी कुछ नहीं, क्योंकि आप तब भी अगर फॉरेक्स ब्रोकर यूज़ करो तब भी कोई कुछ इलीगल नहीं कर रहे हो। यहाँ पे लीगैलिटी का मेरा मतलब ट्रस्ट है, क्योंकि आप एफआईयू ब्रोकर्स पे, इंडियन ब्रोकर्स पे, एफआईयू रजिस्टर्ड ब्रोकर्स पे अगर ट्रेड कर रहे हो, या फिर अगर आप फॉरेक्स पे सीएफडी कर रहे हो, तो भी आप कोई भी इलीगल काम नहीं कर रहे हो। क्योंकि आपका जब तक इंडिया का पैसा बाहर नहीं जाएगा, जाने से मतलब इलीगल तरीके से ना जाए, ठीक है। और चूंकि अभी तक इन्होंने मतलब इंडिया ने अभी तक इसको रेगुलेट नहीं किया है, इसके लिए कोई रूल नहीं बनाए हैं, तो अगर आप डायरेक्टली इन सब पे पेमेंट करेंगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको। इसीलिए इनमें यूपीआई से डिपॉजिट है, वो सब इसीलिए इन्होंने बना के रखा हुआ है, या फिर आप इसमें डायरेक्ट क्रिप्टो से डिपॉजिट करें, ठीक है। तो क्या एफआईयू रजिस्ट्रेशन मिल गया तो मतलब आपका ट्रस्ट बन जाता है इस पर? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ एफआईयू रजिस्टर्ड होने से आपका ट्रस्ट नहीं, हाँ बिल्कुल, ये इंडिया के हिसाब से चलेंगे, इंडिया के रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, इंडिया के रूल्स को फॉलो करेंगे। लेकिन मान लो जैसे वजीरेक्स में भी एक केस हुआ था। अब ये तो वजीरेक्स का बड़प्पन था कि इसने वो जो इतना भी मतलब लोगों का पैसा गायब हुआ था, उसमें से बहुत से लोगों का पैसा इसने लौटा दिया, ठीक है। मेरा काफ़ी सारा पैसा इसमें गया हुआ था, लेकिन मेरा काफ़ी सारा पैसा इसमें से वापस आ चुका है। लेकिन अगर ये कह देता कि नहीं हमारा हैक हो गया था पूरा सिस्टम, तो हम वापस नहीं कर सकते, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या ही कर लेती, कुछ कर पाती नहीं। मान लो एक मैं अपना एक अकाउंट, मतलब मैं एक ब्रोकर हूँ, मैंने नया अपने यहाँ ब्रोकर इसमें डाला है, मैं उसको रजिस्टर करवाता हूँ कहीं और, ठीक है। मान लो फिनलैंड में जाकर रजिस्टर करवाता हूँ, फिर जाके इंडिया में दूसरा रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ। अब मैं इंडियन से बोलता हूँ कि भाई बहुत अच्छा ब्रोकर है, इसमें तो अपना पैसा पूरा डाल दो।